हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशामवीर, अनुष्का, ब्रिजेश, धृति, प्रियंका, लक्ष्मण, मोहित, आर्यन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जिशान, रौनक, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई तुम सब, क्या हाल चाल। प्रभात, रितिका, गुड इवनिंग, कुमकुम, आस्था, रत्ना, गुड इवनिंग, खुशी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे एंड आई होप तुम लोग पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे बोर्ड के एग्जाम से पहले ही तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे तुम्हें डीपीपीज मिल रही है, डीएचएस मिल रहे हैं, उनके क्वेश्चन की आई होप तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। हाँ जी, देखो आज की क्लास में जो डिस्कशन होना है वो किसके ऊपर होना है, हमारा वास्तविक संख्या में जो अपरिमेय संख्या थी उन्हें अपरिमेय सिद्ध कैसे करते हैं इस बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं बता देता हूं। हर साल इस टॉपिक में से आराम से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है और वो हर साल आएगा ही आएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो हर साल आएगा। ठीक है, हर साल आता है, हर साल आएगा, इस साल भी आएगा, चाहे तो तुम देख लेना गारंटी से। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। ये बात सबको समझ में आ गई कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये चीज सबको समझ में आ गई। जल्दी से बताओ भाई, ये चीज सबको क्लियर हो गई। हाँ जी अकबर भैया, समझ में आ गया। काजल, नयन, ओम पांडे, समझ में आ गया। कौशल, कुशल, ऋचा, प्रियांशु। चलो यार, भाई यार एसी एक बार थोड़ा सा टेम्परेचर है ना लो कर दियो, गर्मी लग रही है। हाँ चलो, तो देखो भाई, यस सर, यस सर, यस सर, आ जाओ भाई। तो देखो लास्ट क्लास में तुम लोगों के कुछ डाउट्स थे जो कि मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, ये बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दोनों बोर्ड के बैचेस में से मैंने डाउट्स उठाए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग बच्चों के डाउट्स है, तो एक बार देख लेना, बहुत जरूरी है। इनमें से कुछ ज्यादा जरूरी है, कुछ ऐसे हैं जो कि हो सकता है तुम लोगों के कॉमन डाउट्स हो, तो इसीलिए मैं हाथों हाथ क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले डाउट से शुरू करेंगे एक एक करके। ठीक, और ये कहानी, ये जो बातचीत है, ये हर क्लास में ही चलेगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। कभी किसी का आ जाएगा, कभी किसी का डाउट आ जाएगा। ठीक है सर, 24 मई को मेरा मैथ्स का एग्जाम है, फर्स्ट मंथली एग्जाम हो रहे हैं। क्या बात है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं मेरे लाल हैं। बहुत गर्मी है, हाँ भाई विकास पांडे, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई साहब, मत पूछो, बुरा हाल है गर्मी के मारे। तो देखो, अगर लाइव क्लास में अटेंड नहीं कर पाती हूं तो क्या क्लास के खत्म होने के बाद मैं वीडियो में अपने डाउट लिखूंगी तो आप उसे सॉल्व करेंगे ना। राजनंदनी दुबे जी, दुबे जी सुनो, बिल्कुल तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं, तुम चाहे वो क्लास के बाद में पूछो या क्लास के बीच में पूछो, वो सॉल्व किए जाएंगे। तो आई होप राजनंदनी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, जो आप क्वेश्चन डीएचए में मिलते हैं, क्या वो क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करने के लिए रहेंगे या चले जाएंगे। खुशी, वो क्वेश्चन जब तक बैच तुम्हारे पास रहेगा वो तब तक अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, वो तब तक अवेलेबल रहेंगे, समझ में आ गया। सर आप सिलेबस पूरा नहीं करा पाओगे, सुनो मेरे लाल, ये चीज मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, ये कहानी जो है ना वो मुझ पे छोड़ दो कि सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तुम सिलेबस है ना, तुम्हारे जो दिया गया टाइम है उससे हफ्ता भर पहले खत्म कर लोगे। ठीक है, तो चल मारो। ठीक, आ जाओ। पंकज भैया कह रहे हैं क्या कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम समझ नहीं आया, जबकि आखिरी क्लास में हमने ये चीज समझाई थी। हाँ जी, 6, 72 और 120 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72 और 120 का एलसीएम, देखो भाई 6, 72 और 120 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो जल्दी से मेरे भाई एक बार पंकज भैया जरा अभाज्य गुणनखंड करो। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 6 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 2, 2 तिया 6। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 3 पूर्णतः विभाजित होगा, 3, 3 एकम 3। तो यानी कि आपका 6 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, ऐसे ही 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लो जरा जल्दी से।
72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। देखो सबसे छोटी संख्या जिससे विभाजित हो रहा है 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। सबसे छोटी संख्या जिससे 36 विभाजित होगा 2, ठीक है, 18 दूनी 36। सबसे छोटी संख्या जिससे 18 विभाजित होगा फिर से 2, 9 दूनी 18। सबसे छोटी संख्या जिससे 9 विभाजित होगा 3, 3 तिया 9। और सबसे छोटी संख्या जिससे 3 विभाजित होगा वो है खुद 3, 3 एकम 3। तो अपने पास कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। सिंपल, ठीक है। सेम इसी तरीके से बाहर क्या 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दे भाई। कितना आएगा, सबसे छोटी संख्या जिससे 120 विभाजित हो रहा है 2, कितना आ गया, 2 छिक्के 12, 0 60 आ गया। सबसे छोटी संख्या जिससे 60 विभाजित हो रहा है 2, 2 तिया 6 यानी कि 30 आ गया। सबसे छोटी संख्या जिससे 30 विभाजित हो रहा है फिर से 2, ठीक है, 15 दूनी 30। सबसे छोटी संख्या जिससे 3 विभाजित 15 विभाजित हो रहा है 3, 3 पंजे 15। और सबसे छोटी संख्या जिससे 5 विभाजित हो रहा है खुद 5 है, तो 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है तुम्हारा प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में से, अभाज्य गुणनखंड में से प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल। समझ में आया, सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल। तो यहां पर देखो भैया, सबसे पहला गुणनखंड कौन सा है, 2। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की सबसे बड़ी घात है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 आ गया गुणा। उसके बाद अगला गुणनखंड कौन सा है, 3। 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है भैया, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो 3 की घात 2 सबसे बड़ी घात है, 3 की घात 2, ठीक है। उसके बाद अगला गुणनखंड कौन सा है, 2 हो गया, 3 हो गया, कौन सा बचा, 5। 5 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 की घात 1। पूरे को हल कर लो, क्या आएगा देखो भाई, ये हो जाएगा 2 की घात 3 हो गया कितना, तुम्हारा 2 की घात 3 हो जाएगा 8, 3 की घात 2 हो जाएगा 9, और 5 की घात 1 हो जाएगा 5, ठीक है। 8 पंजे 40, 9 चौक 36, तो 8 गुणा 9 गुणा 5 करोगे तो कितना आ गया, 360। तो भैया आपका 6, 72 और 120 का एलसीएम आ गया 360, यानी कि 360 वो नंबर है जो कि 6, 72 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो मेरे लाल, क्या नाम है तुम्हारा, पंकज भैया, क्लियर हो गया डाउट है, क्लियर हो गया सवाल। चलो आगे बढ़ जाओ। देखो अगला डाउट क्या है हमारे बालक का, जल्दी से देखो। अगला डाउट है, सर मेरा नाम आप कभी नहीं लेते हो, लेकिन कोई बात नहीं, नाम लेना जरूरी नहीं है, पर मेरे मैथ्स एवरेज है और मुझे मैथ्स में टॉप करना है, तो क्या करूं, प्लीज सर रिप्लाई माय आंसर। राहुल कुमार, देख भाई, जो भी बच्चे ऐसे जिनका मैथ्स अभी एवरेज है और वो टॉप करना चाहते हैं, यानी कि मैथ्स में ऑलमोस्ट 95 99 मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर भी तुम जैसे बहुत सारे बालक थे, ठीक है, और वो लाए हैं 90 से ऊपर, 90 मार्क्स वो लेकर आए हैं, ठीक है। कैसे आएंगे, रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा क्या कहते हैं, डीपीपीस डीएचएस रेगुलर बेसिस पे सॉल्व होने चाहिए। जो क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कराई जा रही है उन क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करनी है क्लास खत्म होने के बाद। तो ये सारी चीजें अगर तुम कर लोगे तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं, और रेगुलर बेसिस पे कर लोगे और तुम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस रखोगे तो तुम्हारे आ जाएंगे, तुम्हारे आराम से 90 के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे 10th क्लास में। घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है। आ जाओ और बताओ भैया, अगला डाउट क्या है, सर जो आपने पढ़ाया है वो हमें समझ में आता है, आदि, बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया। सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम नहीं पढ़ाएंगे क्या, बेटा सूरज सिन्हा, अगर तुमने प्लानर देखा होता तो तुम्हें इस क्वेश्चन को पूछने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें पता होता है कि कौन से नंबर पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आने वाला है। आपका प्लानर में ये सारी चीजें पूरी पूरी दी हुई हैं कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, तो घबरा काहे रहे हो, सब आएगा, ठीक है। अगला देखो, शिवाजी पाई बटे 2 परिमेय संख्या क्यों नहीं है। अगर शिवाजी आपको पिछली क्लास याद हो तो हमने बात करी थी कि भैया पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, और बटे में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और हमने लास्ट क्लास में इस चीज में इस बारे में चर्चा करी थी कि जब आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हो, घटाते हो, तो अपरिमेय संख्या आती है। और अगर आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा करते हो या भाग करते हो
तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है, बस आपकी परिमेय संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर परिमेय संख्या 0 हो गई तो वो आपका क्या बन जाएगी, वो आपका परिमेय संख्या ही बन जाएगी। तो अगर आपकी परिमेय संख्या 0 नहीं है, जो कि आपको यहां पर साफ साफ दिख रही है, तो मेरे लल्लू लाल, अब जब तू एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को विभाजित करेगा तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। इसी कारण से आपका पाई बटे 2 जो है वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया। चलो अब एक और आखिरी डाउट बचा हुआ है। ठीक है, उसमें भैया हमारे अजुल हक भाई, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं तो आई एम सॉरी। ठीक है, तो अजुल हक भाई का एक डाउट था क्या, कि सर क्या 2√2 एक परिमेय संख्या है? भाई √2 क्या है, √2 क्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, और 2 क्या है, परिमेय संख्या। सेम लॉजिक जो अभी यहां पर मैंने क्या कहते हैं शिवाजी के डाउट में बताया था, क्या कि भैया जब आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की आपस में गुणा करोगे तो 0 अगर आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, उसे छोड़कर बाकी कोई भी परिमेय संख्या है, तो उनकी गुणा करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो सीधी सी बात है अजुल हक भाई, 2 और √2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होंगे। तो आई होप तुमको ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया, आ गया समझ में। चलो चलो बहुत बढ़िया। और बताओ, और अजुल हक भाई का एक डाउट और था और वो थोड़ा सा नीचे छुप गया है, तो भाई मैं बाद में इसे कमेंट में जवाब दे दूंगा, क्योंकि मुझे भी वो डाउट दिख नहीं रहा है। यहां पे दिख जाएगा क्या? नहीं भाई, यहां पर भी नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर दिख जाता तो मैं यही क्लियर कर देता, बट ठीक है, थोड़ा छोटा करके देख लें, क्या पता दिख जाए। हाँ दिख गया। सर क्या -√8 एक अपरिमेय संख्या है? देखो भाई, -√8, तो मैंने बोला था क्या, लास्ट क्लास में जब अपरिमेय संख्या हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि रूट के अंदर अगर कोई भी ऐसी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो 8 जो है वो अपरिमेय संख्या क्या है, 8 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग कौन से हैं? 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, आपका 81, 100, ये सब पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर अगर आपका 8 आ रहा है जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या है। और रूट के बाहर अगर माइनस है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, बाहर अगर माइनस है तो भी वो संख्या अपरिमेय ही होगी। समझ में आया, समझ में आया। सार्थक बेटा, अगर यहां पर तेरा डाउट लिखा होता, डाउट पढ़ने की जगह, तो मैंने अब तक जवाब दे दिया होता उसका, है ना। चलो धनवीर, अच्छी बात है भाई, नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर हो तुम, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जितने डाउट मैं उठा सकता था आज की क्लास के लिए, मतलब लास्ट क्लास में से, वो मैंने उठा लिए, एंड आई होप तुम लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब सीधा आज की क्लास की कहानी पे चलते हैं। आज की क्लास में हमें क्या सीखना है, अपरिमेय संख्या ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज की क्लास का मेन टॉपिक होगा अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। बहुत जरूरी है ये टॉपिक, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से। अब थोड़ा सा अब अपना पेपर पेन निकाल लो, अब क्लास में थोड़ा मजाक नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सीरियस है। हर साल बोर्ड में ये टॉपिक आता है, मुझे इसके मल्टीपल क्वेश्चन तुम लोगों को कराने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि तुम बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ जाओ, ठीक है। चलो भाई शुरू करें, शुरू करें, जल्दी से बताओ। अरे कोई बात नहीं सार्थक, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जल्दी से बताओ, शुरू करें फिर कार्यक्रम। हाँ जी, एक बार फायर इमोजी दिखा दो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में, अगर सारे बालक रेडी हैं तो। बेटा सबा परवीना, आपका डाउट आता है, आपका डाउट आता है, ठीक है। चलो बेटा तहसीन, कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? भैया क्योंकि कल संडे था, संडे में कैसे क्लास लोगे हैं? एक दिन खुद के रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए भी तो चाहिए। तो चलो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपरिमेय संख्याओं के साथ सीधा शुरुआत करते हैं। जहां पर मैंने तुम्हें समझाया था वो संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जहां पर p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है, वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, या फिर जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का होता है, अशांत अनावृत्ति का होता है, वो संख्याएं आपकी कैसी होती हैं भैया? अपरिमेय होती हैं। या फिर आपका वो संख्याएं जो कि रूट के अंदर
धनात्मक संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग में हो, ठीक है, वो सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। वो सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल पढ़े थे, कौन कौन से, √2, ठीक है, √3, √1.5, ठीक है, माइनस के √3, माइनस के √101, ठीक है, या फिर 0.2100152015 170 और इसी तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार है, या फिर हमारा एक और एग्जाम्पल आता है इसका, पाई। क्या? पाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये वही चीजें हैं जो कि आपका बेसिक थी अपरिमेय संख्याओं की, ठीक है। ये क्या है? ये वही है आपकी जो कि बेसिक थी अपरिमेय संख्याओं की। एंड आई होप तुम लोगों को ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया सबको ये? चलो अब देखो, अब इसी प्रमेय से रिलेटेड, इसी आपकी अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या? ध्यान से सुनना, ये चीज क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? प्रभात शर्मा भैया, अगर आपकी क्लास लाइव नहीं आ रही होती तो हमको आपका डाउट कैसे दिख रहा होता? बताओ प्रभात भाई, है प्रभात भाई, है कैसे दिख रहा होता? बेटा अभी पीयूष सैटरडे वाले, एक तो है ना, तुम्हें पता है बहुत बेसिक से डाउट्स का जवाब देना पड़ रहा है मुझे अभी, ठीक है। ये वो डाउट्स हैं जो कि पहली क्लास अगर तुम देख लेते, सबसे पहली क्लास जो है, तो वहां पे तुम्हें सारी चीजें पता होती, ठीक है। रीजन इज कि भाई सैटरडे में क्लास क्यों नहीं है? क्योंकि अभी टाइम टेबल में ही सैटरडे में क्लास नहीं है, ठीक है। तो जब टाइम टेबल में सैटरडे में क्लास ऐड हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ से, तो उस दिन वहां पे भी क्लास होने लगेगी। अब ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरम का इसका कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। मेन चीज है कि ये थ्योरम तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इससे ही अगले जो आगे का टॉपिक है वो पूरा का पूरा इस एक थ्योरम पर बेस्ड है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस थ्योरम को, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर P, जो वर्ड्स है उन पे ध्यान देना, क्या कह रहा है? P अगर एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, P अगर एक अभाज्य संख्या है, और अगर P जो कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तुम्हें पता है कौन सी होती है भैया? अभाज्य संख्या होती है तुम्हारी कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना, जो खुद से विभाजित हो या आपका किसी अन्य एक संख्या से, मतलब खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो केवल, ठीक है। तो अगर P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, जहां पर a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। a कोई भी धनात्मक नंबर है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और इसमें से ही आपका क्या है? P अगर इनमें से किसी एक के स्क्वायर को विभाजित करता है तो P उस नंबर को भी विभाजित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको कोई कह दे कि जो आपका P है, P जो है अगर वो 101 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, P जहां पर क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये 101 के स्क्वायर को विभाजित करने पर x दे रहा है, तो सीधी सी बात है, P आप बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सिद्ध किए, इस प्रमेय की सहायता से सीधा सीधा लिख सकते हो कि भैया सुनो, इधर देखो, सुनो, चूंकि P जो है वो 101 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो प्रमेय के अनुसार P जो है वो 101 को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 101 एक धनात्मक पूर्णांक है और P एक अभाज्य संख्या है जो कि उसके स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यानी कि वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, ये चीज सबको क्लियर हो गई? हाँ जी, अदिति कुमार, अभी तो आदित्य कुमार, अभी तो क्वेश्चन करे ही नहीं है। जल्दी से बताओ भाई, ये चीज क्लियर हो गई? देखो सिंपल, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सिंपल फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, आपका कहने का मतलब है, मान लो कोई हमारे पास एक अभाज्य संख्या है 3, ठीक है, एक अभाज्य संख्या है 3,
तुम्हें पता है 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अगर तुमसे ये बोला जाए, अगर तुमसे ये बोला जाए, ध्यान से सुनना, अगर तुमसे ये बोला जाए कि 3 आपका 81 के स्क्वायर को विभाजित करता है, जो भी आएगा हमें नहीं पता, ठीक है, जो भी आएगा हमें नहीं पता। अगर तुमसे यह बोला जाए कि 3 जो है वो 81 के स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, 3 क्या है यहां पर, 3 क्या है यहां पर, 3 एक अभाज्य संख्या है। तो प्रमेय में क्या बोला गया कि अगर अभाज्य संख्या किसी भी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि प्लस वाली संख्या है, ठीक है, तो 3 उस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो तुम बिना सोचे समझे सीधा सीधा लिख सकते हो कि 3 जो है वो 81 को भी विभाजित करेगा। अब 81 को विभाजित करने पे चाहे कुछ भी आए, हमें नहीं पता, बेटा पोल होगा। बट अभी तुम ये बताओ, ये बेसिक सबको क्लियर हुआ या नहीं? ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रमेय इंपॉर्टेंट ये समझ नहीं आई ना तो दिक्कत हो जाएगी। बेटा रत्ना, फास्ट में तब पढ़ाऊंगा जब तुम लोगों को बेसिक क्लियर होगा। जिन बालकों को बेसिक ही क्लियर नहीं है उनकी तो दिक्कत समझो। चलो अब देखो, इसी चीज को हम करेंगे क्वेश्चन की सहायता से समझ में, ठीक है, समझेंगे इसे, ठीक है। जैसे कि अब तुम्हें यहां पर सिद्ध करना है, देखो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर यही आ जाता है कि √2, 3, 5, 7, मतलब ज्यादातर यही आते हैं, √2, 3, 5, इनमें से किसी परिमेय संख्या को, ठीक है, आपका क्या करने के लिए आ जाता है, आपका इनमें से किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आ जाता है। हर साल यही होता है, ठीक है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, हर साल आता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो चीज मैं बोल रहा हूं, आपका रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाती है, इस चीज को ध्यान से सुनना, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, √11, √13, ठीक है, √17, ठीक है, √19, √23, ठीक है, इस प्रकार की कोई भी संख्या आती है। क्या √6 की बात हो रही है, क्या √8 की बात हो रही है, क्या √11 तुम्हारा 15 की बात हो रही है, क्या इन सब की कोई बात हो रही है? नहीं, रूट के अंदर अभाज्य संख्या की बात हो रही है, रूट के अंदर अभाज्य संख्या की बात हो रही है, ठीक है। प्राइम नंबर बोलते हैं बेटा अभाज्य संख्या को, साहिल। तो रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या आ रही है, यानी कि कोई प्राइम नंबर आ रहा है, उनकी अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन अभी हम केवल उन संख्याओं की बात कर रहे हैं जो रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, रूट आपका क्या कहते हैं 29, √31, रूट आपके इसके बाद 37, ठीक है, इस प्रकार की संख्या, ठीक है। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का सेम एक ही तरीका है, मतलब कुछ नहीं, डिट्टो सेम टू सेम इन सब परिमेय संख्याओं को मतलब इन सब अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने का एक ही तरीका है, ठीक है, सिंपल एक तरीका है। उसमें अगर तुम पूरे क्वेश्चन में अगर तुम 2 की जगह पर 11 लिख दोगे तो √11 अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। 11 की जगह पर 17 लिख दोगे, √17 अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। 17 की जगह 23 लिख दोगे तो √23 अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम सिंगल तरीका है। क्या है देखते जाओ। रूट के अंदर अभाज्य संख्या अगर है तो उसे अपरिमेय सिद्ध करने का तरीका क्या है वो अब हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम विरोधाभास से इसे सिद्ध करते हैं। किससे सिद्ध करते हैं? विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि से मतलब हम उल्टा मानेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम उल्टा मानेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर चीजों को उल्टा मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, हल देखो भाई, हम मानेंगे माना
आपको रूट 2 को अपरिमेय में सिद्ध करना है ना, आपको रूट 2 को अपरिमेय में सिद्ध करना है ना। आप उल्टा मान लो, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया? रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उल्टा मान लो। हर क्वेश्चन में यही करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है कि उल्टा मान लो। ठीक है, विरोधाभास से क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, मान लिया उल्टा। अब भैया देखो, अब हमारी जो परिमेय संख्या होती है उन्हें तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हमने मान लिया रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तब आपका रूट 2 बराबर होगा P बटे क्यू के। अब भैया देखो, यहां पर जो P बटे क्यू को परिभाषित करना है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमने क्या माना? रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो तब रूट 2 बराबर हो गया P बटे क्यू के। अब यहां पर जो ये लाइन में लिखने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां P व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक हैं, वे क्यू बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, क्यू बराबर नहीं है 0 के। खत्म किस्सा। अब मुझे इतना बता दो कि सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है। तुम लोग कहते हो ना कि सर आप यही पढ़ाते रहिए और तब तक हमारे एग्जाम हो जाएंगे। बेटा सुप्रिया, आपके एग्जाम खत्म होने से पहले है ना सिलेबस 4 बार खत्म कर दोगे आप रिवीजन करके भी। ठीक है, तो तसल्ली का ध्यान धरोगे जो लेक्चर्स में चल रहा है, क्योंकि बात यह है ना कि आप, ऐसा नहीं है कि केवल 4 बच्चे हैं जो बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर 4 बच्चे पढ़ रहे होते और उन चारों की स्पीड तेज हो, ठीक है, तो फिर मैं तेजी से पढ़ा सकता हूं। बट तुम में से कुछ बालक ऐसे हैं जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं चलो तुमने बता दिया कि सहअभाज्य संख्या होती है वो जिनका HCF होता है 1। उसके अलावा दूसरा भी तो एक परिभाषा है। HCF 1 वाली यहां पर काम नहीं आएगी, HCF 1 वाली यहां पर काम नहीं आएगी। और बताओ। श्रद्धा, बहुत सही। ठीक है, बहुत सही। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्या जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि आपका कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। ठीक है, जहां पर HCF LCM बताया है वहां पर यह चीज बताई थी मैंने। ये केवल समझाने के लिए मैंने साइड में लिख दिया तुम लोगों को, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ये चीज मैंने साइड में इसलिए लिख दी है ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तुम्हें नोट करना है कर सकते हो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये लिखना है कि जहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। समझ में आ गया? ठीक है, आपकी ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक, यानी कि 1 आपका ऐसी संख्या होती है इनके अभाज्य गुणनखंड में जो कि कॉमन हो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इतना लिखने के बाद हम यही जो शब्द है ना असह अभाज्य पूर्णांक, इसी को उल्टा प्रूव करेंगे। इसी को उल्टा प्रूव करेंगे, मतलब यहां पर हमने बोल दिया कि भैया P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। हम लास्ट में यह सिद्ध करेंगे कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, जिससे हमारे पास विरोधाभास आ जाएगा। समझ गए? देखो, अब हमने क्या बोला? हमने बोला रूट 2 एक परिमेय संख्या है, रूट 2 बराबर हो गया P बटे Q के। जहां पर P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के। Q की गुणा रूट 2 में करेंगे तो देखो क्या आएगा अपने पास, ये हो जाएगा रूट 2। अब इसे हल करना शुरू करो। रूट 2 बराबर Q, रूट 2 गुणा Q बराबर P। Q की गुणा 2 में कर दी तो रूट 2 गुणा Q हो गया बराबर P के। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे।
दोनों ओर दोनों ओर दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं भैया, वर्ग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ये स्क्वायर रूट है ये हट जाए। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो स्क्वायर रूट है ये हट जाए। तो दोनों ओर वर्ग कर दो, करो भाई वर्ग। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √2 गुणा क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ गया, क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर आ गया बराबर पी स्क्वायर के। इतना सबको समझ में आया, इतना सबको समझ में आया, जल्दी से बताओ इतना सबको क्लियर हो गया। यह बन गई तुम्हारी समीकरण नंबर 1। क्लियर है इतना, जल्दी से बताओ। आ गया भाई समझ में। चलो देखो, अब यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल हमारी एक जो अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या, 2 को इधर बटे में भेजेंगे तो हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे 2। 2 क्या है, 2 क्या है भाई, 2 क्या है, अभाज्य संख्या। दो क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये मैं तुम्हें केवल बता रहा हूं साइड में लिख के, तुम्हें ये नहीं लिखना है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या। तुम्हें याद है अभी तुमने प्रमेय पढ़ी थी क्या, कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगा। यानी कि अगर कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो ए को भी विभाजित करेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। हाँ बेटा शाहबाज, ये चीजें लिखनी जरूरी हैं। अगर तुम्हें पूरे 3 नंबर या 2 नंबर चाहिए तो ये चीजें जो मैं यहां बता रहा हूं वो लिखनी पड़ेंगी तुम्हें। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट ये हर साल आता है एग्जाम में। ठीक है, तुम पिछले साल के प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लो, तुम्हें इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब तो यहां पर तुम्हारा क्या है, एक अभाज्य संख्या 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो प्रमेय के अनुसार क्या होगा, अभाज्य संख्या 2 पी को भी विभाजित करना चाहिए। सीधी सी बात है। अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी कि अगर कोई संख्या ए स्क्वायर को, कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो अभाज्य संख्या ए को भी विभाजित करेगी। तो सेम चीज यहां पर होगी। आप लिखोगे चूंकि 2 जो कि एक अभाज्य संख्या है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अभाज्य संख्या। ठीक है, चूंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः प्रमेय से क्या होगा भाई, प्रमेय से 2 जो है वो, क्योंकि वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो पी को भी, 2p को भी विभाजित करेगा। सिंपल सी बात है, बस यही लिखना था हमें। समझ में आई ये वाली लाइन। अरे क्योंकि 2 जो है वो अभाज्य संख्या है और वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो हमने ये प्रमेय पढ़ी है कि अगर 2 मतलब अगर कोई भी अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या ए को भी विभाजित करेगी। तो अगर यहां पर 2 आपका पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो उस प्रमेय के हिसाब से 2 जो है वो पी को भी विभाजित करेगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? चमक गया अच्छे से? क्लियर है? चलो भाई देखो, अब आप यहां पर मान लोगे क्या, माना जब आपका 2 जो है वो पी को विभाजित करता है,
जब आपका 2 p को विभाजित करता है, तो जब वो p को विभाजित करता है तो वो n के बराबर आता है। ये चीज आपने मान ली, क्योंकि प्रमेय के हिसाब से आपको पता तो है ही, प्रमेय के हिसाब से आपको पता तो है ही कि भैया p जो है, 2 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो आपने क्या मान लिया कि जब भैया p को 2 विभाजित कर रहा है तो वो n के बराबर आएगा। जहां पर आप n को एक नाम दे देते हो, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आपने बोल दिया कि n जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आपने कहा कि जब p को 2 विभाजित कर रहा है तो वो n के बराबर होगा। ठीक है, और जहां पर n कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। अब तुम कहोगे सर ये n कहां से आया? ये मैंने अपनी तरफ से माना है। ठीक है, तुम यहां पर a ले लो, b ले लो, ठीक है, x ले लो, y ले लो, जो तुम्हारी इच्छा है तुम वो ले लो। ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है तुम वो ले लो। समझ में आया इतना? ठीक है, आपने बोला कि 2 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 p को भी विभाजित करेगा। तो हमने कहा ठीक है, जब 2 p को विभाजित कर रहा है तो वो n के बराबर आएगा। अब यहां पर n का मान कोई भी हो सकता है। ठीक है, आलिया हैदर बेटा, अगर आपको √2 समझ में आ गया तो आप बाकी के सारे एग्जाम्पल खुद से कर लोगे। ठीक है, बाकी मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा एक और एग्जाम्पल भी, बट ये सबसे ईजी है। समझ रहे हो, ये सबसे बेसिक है। अब देखो, यहां से क्या करेंगे, हम यहां से p का मान निकालेंगे। तो 2 की गुणा जब हम इधर करेंगे तो हमारे पास p का मान निकल कर आ जाएगा। p बराबर आ गया 2 गुणा n के, और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमने 2 की गुणा n में करी तो हमारे पास आ गया 2 गुणा n। ठीक है, p का मान आ गया कितना? 2 गुणा n। ठीक है, p का मान आ गया 2 गुणा n। समझ में आ गया? अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम इस मान को उठाकर रख देंगे, p का मान कहां पर रख दो? p का मान उठाकर रख दो समीकरण 1 में, और q का मान निकाल लो इसी तरीके से। जैसे p का मान निकाला ना, सेम इसी तरीके से q का मान निकाल लो। कैसे? p के मान को समीकरण 1 में रखकर आप लिखोगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जल्दी से बताओ मुझे क्या मान आ रहा है? q का क्या मान आ रहा है भाई? देखो, आपके पास क्या है, 2 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। समीकरण 1, 2 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो p का मान कितना है? 2 गुणा n, तो यानी कि 2 गुणा n का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में p की जगह पर हमने क्या रख दिया? 2 गुणा n रख दिया, तो 2 गुणा n का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, सॉल्व करो इसे। 2 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर 2 की घात 2 करेंगे 4 हो जाएगा, गुणा n की घात 2। ठीक है, 2 क्यू का मान निकालना है तो 2 को इधर भेज देंगे, तो हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर बराबर कितना? आपका 4 गुणा n स्क्वायर बटे 2। यहां पर इसे 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपके पास आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 2 गुणा n स्क्वायर। और यहां पर भी फिर से वही कहानी बन गई जो यहां पर बनी थी। जो कहानी यहां पर बनी थी वही सेम कहानी यहां पर बन गई। कैसे? आप इस 2 को उठाकर इधर भाग में ले जाओ, आपके पास कितना आएगा भाई? ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 2 बराबर n स्क्वायर के, है ना? क्यू स्क्वायर 2 इधर भाग में आ गया, क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर आ गया n स्क्वायर के। और फिर से वही सेम प्रमेय। क्यों? फिर से वही सेम प्रमेय। 2 क्या है भाई? अभाज्य संख्या। और 2 क्या कर रही है? 2 क्या कर रही है भैया? 2 आपका क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है, यानी कि क्यू स्क्वायर को भाग कर रही है। ठीक है, तो 2 क्यू को भी भाग करेगी, सीधी सी बात। ठीक है, लिख दो यही चीज। क्या? चूंकि 2 जो कि एक अभाज्य संख्या है, वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः
प्रमेय से दो क्यू को भी विभाजित करेगा। और फिर से वही चीज क्या कि भैया आपका दो जो है वो क्यू को विभाजित कर रहा है, तो अपने पास से माना कि जब दो क्यू को विभाजित करता है तो वो आ जाता है एम के बराबर, जहां एम एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव प्लस पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहां से Q का मान क्या निकल कर आ जाएगा बेटा? अंतरा एक बार समझने की कोशिश करो, लास्ट में मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन खत्म होने के बाद। ठीक है, तो यहां से Q का मान क्या निकल कर आ जाएगा? Q बराबर आ गया 2 गुणा M के, समीकरण नंबर 3। और यही हमारा खेल था पूरा का पूरा। हमारे पास समीकरण 2 में P का मान आ गया, समीकरण 3 में हमारे पास Q का मान आ गया। ठीक है, समीकरण 2 में हमारे पास P का मान आ गया, समीकरण 3 में हमारे पास Q का मान आ गया। तुमने क्या बोला था? तुमने बोला था कि सर आपका P और Q जो है वो सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान दो तो समीकरण 2 में जो P का मान आया, ठीक है, और समीकरण 3 में जो Q का मान आया, वहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? वहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? वहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? वहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तुम्हारा क्या? तुम्हारा क्या भैया? ये 2 है, Q में भी 2 है और P में भी 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सहअभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं? सहअभाज्य पूर्णांक तो वो होते हैं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड खाली 1 होता है। यहां तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सीधा सीधा, चूंकि समीकरण 2 व 3 से देखा जा सकता है कि P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 उपस्थित है, क्योंकि 2 मिल गया हमें, उपस्थित है। अतः अगर 2 उपस्थित है तो सीधी सी बात है, अतः P व Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। और अगर ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो क्या हो गया? हमने तो क्या माना था? हमने तो माना था कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब तुम कह रहे हो कि सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो भैया ये क्या है? जो कि एक क्या है? विरोधाभास है। क्या है भैया? विरोधाभास है। यानी कि हमने जो माना था उसका उल्टा आ गया हमारे पास, विरोधाभास है। ठीक है, क्या है? विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, अतः क्या होगा? फाइनल आंसर हमारे पास निकल कर आएगा। गलत कल्पना हमने क्या करी थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो अतः √2 परिमेय नहीं
अपरिमेय संख्या, और ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई नो, आई नो, आई नो, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा है आरुषि, आई नो, ठीक है, और चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक बार मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ठीक है, और सेम इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन में 2 की जगह पर 3 लिख दो तो √3 अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा, 2 की जगह पर 23 लिख दो तो √23 अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा, यानी कि 2 की जगह पर तुम कोई भी अभाज्य संख्या लिख दोगे तो वो अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, मैं समझा देता हूं। देखो भाई, यहां पर इसने बोला था √2 को अपरिमेय सिद्ध करो, ठीक है, √2 को अपरिमेय सिद्ध करना था। एक काम करते हैं, मैं इसे रिपीट करने की बजाय एक और एग्जांपल करा देता हूं, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, तुम समझ जाओगे कैसे करना है। ठीक है, मैं इसे रिपीट करने की जगह सेम टू सेम तरीके से करा देता हूं, मतलब आपका एक और एग्जांपल करा देता हूं तो सेम टू सेम तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो कोई और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक अपरिमेय संख्या ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया √11 ले लिया, वैसे √11 जनरली आता नहीं है तो √11 ले लिया। √11 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। ये क्वेश्चन है, √11 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है सर, यार बता दो यार, क्या बता दू भाई पीयूष, जो टॉपिक मैं करा रहा हूं पहले एक बार वो कर लो। ठीक है सर, बहुत लॉन्ग है बेटा, गुंजन 3 मार्क्स हो ऐसे तो देगा ही नहीं। क्वेश्चन लॉन्ग है बट तरीका तो बहुत इजी है, सेम तरीका है हर जगह, एक ही चीज लगनी है, चाहे वो √11 में हो, √5 में हो, √7 में हो, रूट किसी में भी ले लो, सेम ही चीज लगनी है। देखो, √5 को कराना है, कार्तिक भाई पढ़ाई कर ले, या ज्यादा ही जल्दी लगी हुई है तुम्हें बॉयफ्रेंड बनने की, बहुत टेंशन है इस दुनिया में, बता देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, दोस्त यारों को देख देख के थक गया हूं मैं इन चक्करों में पड़े हुए, तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले मेरे भाई। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन कराता हूं, √11 करा देता हूं मैं, √5 भी करा दूंगा, घबराओ मत, √5 भी करा दूंगा, टेंशन ना लो, पहले √11 की बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई, सेम वही चीज क्या करेंगे, उल्टा मानकर चलेंगे, जो माना है उसका उल्टा। और यहां पर मैं थोड़ी लैंग्वेज कम लिखूंगा, तुम लोगों को कम नहीं लिखनी है, मैं कम लिख रहा हूं, तुम लोग कम नहीं लिखोगे। ठीक है बेटा, देखो रूट के अंदर कोई भाज्य संख्या अगर आती है, √6, ठीक है, √8, ठीक है, √9, √10, √12, अगर रूट के अंदर कोई भाज्य संख्या आती है तो उसका आपका जो मेथड है वो तुम लोगों के सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, पहली बात तो, ठीक है, और अगर किसी के सिलेबस में है तो बता देना, वो नेक्स्ट क्लास में या फिर जब लास्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, हर चैप्टर में 1 या 2 लेक्चर लास्ट में, बिल्कुल एंड में चैप्टर खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए डाला है मैंने, तो वहां पर मैं तुम्हें करा दूंगा, बट तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं ये। ठीक है, कि रूट के अंदर कोई भाज्य संख्या जैसे √8, √6, √12 ये सब आपके में नहीं है, केवल √5 मतलब आपका रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या अगर है जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये है। ठीक है, और परिमेय और अपरिमेय संख्या की जोड़ घटा गुणा भाग को अपरिमेय सिद्ध करना ये है। ठीक है, तो टेंशन ना लो। देखो भाई, अब जैसे कि √11 की बात करते हैं तो सेम वही चीज उल्टा मानेंगे, इसे क्या माना, √11 एक परिमेय संख्या है, थोड़ा तेज तेज करूंगा मैं ये, तो √11 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा भैया, अगर परिमेय संख्या है तो √11 को हमने बराबर कर दिया किसके, P/Q के, √11 को बराबर कर दिया किसके, P/Q के। सेम चीज लाइन लिखना याद रखना, ये वाली, इस लाइन के बिना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आधा नंबर भी नहीं देगा टीचर अगर P/Q को डिफाइन नहीं किया तो। जहां P/Q पूर्णांक है, कौन सा, सह अभाज्य
पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब हल करना शुरू करेंगे, सेम वही तरीका, Q की गुणा इधर करेंगे 11 में, तो ये हो जाएगा √11 गुणा Q बराबर P के। ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे वर्गमूल हटाने के लिए, सेम टू सेम वही काम करना है, बस जहां पर 2 लिखा था वहां पर आप क्या लिख दो, आप अपना 11 लिख दो। बेटा मुन्नी क्या दिक्कत आ रही है मुझे ये बताओ। मुन्नी शर्मा कह रही है सर समझ नहीं आ रहा, क्या चीज समझ नहीं आ रही मुझे ये बताओ। बेटा 11 तो परिमेय संख्या है ना मेरे लाल, वो तो पूर्णांक है, तो वो तो परिमेय संख्या है। पीयूष ठाकुर कह रहा है लॉक कर दो चैट। बेटा फिर डाउट नहीं आएंगे बच्चों के, और कोई बात नहीं है, लॉक तो मैं कर दूं। अयाज बेटा क्या चीज समझ नहीं आ रही, अगर ये लिख देगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा मुझे समझाना। बेटा प्रभात अगर P बटे Q की जगह A बटे B भी ले लेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां कोई दिक्कत नहीं है। डाउट चेक कर लीजिए, लाओ भाई डाउट दिखाओ तुम। यार बात यह है ना कि टाइम बचता नहीं है, 1.25 घंटे की क्लास है, उसमें फिर तुम है ना टाइम ऐसे खराब करते हो तो फिर चीजें समझाने में दिक्कत होती है। ठीक है आ जाओ, बट कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ। सर 2 अंडर रूट इरेशनल नंबर है बट उसका मान रैशनल ही है। क्रिश कैसे भाई, कैसे? √2 का जब तू मान निकालेगा तो वो एक अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार आएगा, तो कैसे वो एक क्या कहते हैं रैशनल हो गया मान, है भाई? कैसे मान रैशनल हो गया बताइए। सिंपल ट्रिक से पढ़ाई है मेरे लाल, यही एक ट्रिक है। अगर 2 या 3 नंबर का सवाल आएगा तो आपको ऐसे ही करके आना पड़ेगा और आपको लैंग्वेज लिख के आनी पड़ेगी। उसमें मैं सिंपल ट्रिक क्या बताऊं तुझे, समझ रहा है? अगर मैंने कोई ट्रिक बता भी दी और 3 नंबर का सवाल आ गया और तू वो ट्रिक से करके आ भी गया तो तुझे लगता है तुझे नंबर मिलेंगे? नहीं, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढना बंद करो। ठीक है, शॉर्टकट तुम्हें कॉलेज के बाद वहां पर यूज होंगे, जब तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे वहां यूज होंगे, बट बोर्ड में नंबर लाने के लिए तुम्हें वो पूरा मेथड पढ़ना पड़ेगा कि वो शॉर्टकट निकला कहां से है मेरे भाई। मैं तो बता के चला जाऊंगा शॉर्टकट, लेकिन फिर तो वही वाली बात है ना कि √2 अपरिमेय है, वो तो पता ही है, सिद्ध क्यों करना है सर? क्यों फालतू में पेन घिस रहे हैं हम इतना? समझो इस बात को कि जो चीज अभी तुम्हें पढ़ाई जा रही है वो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाएगी, और इस चीज को मैं इतना शांति से इतना टाइम लेके इतना धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे लाल इससे क्वेश्चन आएगा हर हाल में, हर साल आता है, हर साल आता है, तो आएगा इस साल भी, समझो इस बात को। ठीक है सर, किस लिए डिस्काउंट चल रहा है? अरे भाई बताता हूं अभी, चलो। एलसीएम एचसीएफ क्यों निकाले? बेटा एलसीएम एचसीएफ बहुत सारी चीजें जब कॉमन होती हैं, ठीक है, तो वहां पर ये काम आता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है, तो इसीलिए हम निकालते हैं। क्या डाउट देखूं बताओ, बताओ क्या डाउट देखूं? सर तीनों संख्याओं का एलसीएम एक साथ नहीं निकाल सकते। बेटा नीरज कुशवाहा, आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, सेम टेबल बना के निकाल लो, ठीक है, लेकिन मुझे वो अलग लगता है, मैं बताता हूँ रीजन क्यों है। ठीक है, क्योंकि अगर जिस तरीके से मैंने बताया वो सेम ही तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हो, तो आसानी रहती है चीजों को समझने में, इसलिए मैं जनरली वो वाला मेथड लगाता हूँ। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर है? बेटा साद अली, अगर तू दूसरा और तीसरा लेक्चर देख लेगा ना तो ये समझ में आ जाएगा एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर है, क्योंकि वहां पे मैंने दोनों की डेफिनेशन बताई है। ठीक है, आदर्श वर्मा क्या बता दो भाई, अपरिमेय संख्या बता दी है। सर जीरो अभाज्य संख्या है। बेटा ओम पांडे कैसे हो जाएगा जीरो अभाज्य संख्या, एक बात बता, कैसे हो जाएगा जीरो अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन है उसी को दिमाग में रख और फिर मुझे बता कि तू खुद बता ओम कि भाई जीरो अभाज्य संख्या है या नहीं। सर डीएचए क्या है, कैसे करे? बेटा अमीशा, इसीलिए मैंने बोला हुआ है तुम्हें कि मैं सारे बालकों को अभी ये चीज बोल रहा हूं, ठीक है, कि प्लीज अपना जो बैकलॉग है वो क्लियर करके आओ। ठीक है, तुम पहले लेक्चर में तुम दूसरे लेक्चर को अगर अच्छे से देख लोगे तुम्हें पता होगा कि बैकलॉग, तुम्हें पता होगा कि डीएचएस क्या होते हैं, तुम्हें पता होगा कि सॉल्व कैसे करने हैं। ठीक है, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, मैंने सारी चीजें पहले दूसरे लेक्चर में बताई हैं। ठीक है, सारी चीजें पहले दूसरे लेक्चर में बताई हैं, प्लीज।
और बताओ। द पॉइंट इज कि इनमें जितने डाउट लिखे हुए हैं ना, जितने डाउट यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, जितने डाउट तुम लोगों ने यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है, वो मैंने शायद इसी क्लास में बताए हुए हैं। जितने डाउट लिखे हुए हैं, पाई बटे 25 मेरे लाल, पाई अपरिमेय संख्या है, 25 परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुणा जोड़ भाग घटा करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आती है, केवल जीरो के केस को छोड़कर। तो सीधी सी बात है, अपरिमेय ही आएगी, है ना। तो जहां पर जितने डाउट तुमने लिखे हुए थे सारे मैंने सॉल्व कर रखे हैं ऑलरेडी। आ जाओ, पहले जो चीज मैं बता रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब देखो यहां पर क्या होगा, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ का वर्ग करने पर हमारे पास क्या आएगा, √11 गुणा क्यू का वर्ग बराबर पी का वर्ग, ठीक है। √11 का वर्ग करेंगे, वर्ग से वर्गमूल हट गया, हमारे पास आ जाएगा 11 गुणा क्यू का वर्ग बराबर पी का वर्ग, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी समीकरण नंबर 1। 11 इधर भाग में चला जाएगा तो क्यू का वर्ग बराबर आ गया किसके, पी के वर्ग बटे 11 के, ठीक है। तो आप फिर से वही प्रमेय लिखोगे क्या, कि 11 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 11 क्या है, अभाज्य संख्या। 11 क्या है, अभाज्य संख्या। 11 क्या है भाई, अभाज्य संख्या। तो 11 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 11 पी को भी विभाजित करेगा। तो हम मान लेंगे, ये चीज तुम्हें लिखनी है, कि चूंकि 11 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 11 पी को भी विभाजित करेगा। तो आप मान लोगे कि भैया आपका क्या, कि जब 11 पी को विभाजित करता है तो वो आता है n के बराबर, जहां पर n कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो p का मान कितना निकल कर आ जाएगा, p का मान आ गया 11 गुणा n। ये हो गई समीकरण नंबर 2, p का मान निकल कर आ गया। अब इस मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो ताकि हम q का मान निकाल सकें। इस मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो ताकि हम q का मान निकाल सकें। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका, p का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो 11 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। p का मान कितना है, 11 गुणा n स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 11 क्यू स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर गुणा n का स्क्वायर, ठीक है। 11 इधर भाग में चला जाएगा, 11 का स्क्वायर भी करना चाहो तो वो भी लिख दो, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 11 का स्क्वायर 121 होता है गुणा n स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 गुणा n स्क्वायर। ये 11 इधर भाग में चला जाएगा तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 121 गुणा n स्क्वायर बटे 11, ठीक है। 11 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 11 121, ठीक है। तो अपने पास आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 11 गुणा n स्क्वायर। वही सेम सिचुएशन, क्यू स्क्वायर के बटे में आ जाएगा 11, तो क्यू स्क्वायर बटे 11 बराबर आ गया n स्क्वायर के। सेम प्रमेय यहां पर भी लग जाएगी, सेम प्रमेय यहां पर भी लग जाएगी। क्या, कि भैया आपका 11 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 11 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो हम मान लेंगे, माना कि जब 11 क्यू को विभाजित कर रहा है तो वो m के बराबर आ रहा है और q का मान निकल कर आ जाएगा 11 गुणा m। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो आप फिर से वही पूरी जो राम कहानी हमने यहां पर लिखी थी, कौन सी राम कहानी, ये वाली, कि यही सेम टू सेम, क्या, कि समीकरण 2 और 3 से देखा जा सकता है कि p व q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा उपस्थित है भाई। इस बार उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, इस बार उभयनिष्ठ गुणनखंड है 11। तो आप लिखोगे समीकरण 2 और 3 से देखा जा सकता है कि p व q के मान में उभयनिष्ठ गुणनखंड 11 उपस्थित है। अतः p और q आपका सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः यह एक विरोधाभास है और यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अर्थात आपका √11 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। 3 नंबर का अगर सवाल आता है, 2 नंबर का अगर सवाल आता है तो ये पूरा का पूरा तुम्हें इसी तरीके से करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं, बताओ जल्दी से, समझ में आया या नहीं।
नंदिनी बेटा, कोई भी संख्या अगर p बटे q के रूप में है, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक है, ठीक है, और q बराबर नहीं है 0 के, तो वो तो परिमेय हो ही गई ना। परिमेय की तो सीधा परिभाषा दे रखी है तुम्हें। आ जाओ, तुमसे तुम्हारे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाओ जवाब दो भाई इसका। बताओ, बहुत देर से तुम पोल 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 कर रहे थे, लाओ भाई पोल लगाया जाए। 3 - √3 क्या है बताओ भाई। 3 अभी वो वाले क्वेश्चन हम और भी करेंगे, घबराओ मत, ऐसे क्वेश्चन अभी हम और भी करेंगे, बट सिंपल 3 - √3 क्या है बताओ। पोल लगा रहा हूं तुम्हारे सामने, 3 - √3 क्या है बताओ। किस प्रकार की संख्या है ये? परिमेय, अपरिमेय, एक पूर्णांक संख्या, या इनमें से कोई नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बताओ भाई। लल्लू लाल, चलो देखो, हमें बताए 3 क्या है? परिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। और हम जानते हैं जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ा घटाया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। हर एक केस में अपरिमेय संख्या आएगी, तो सीधी सी बात है अपरिमेय संख्या ही आएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87% बालकों ने सही जवाब दिया, जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज बोली भी थी, ठीक है। बट आई होप अब तुम लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब तुम लोगों को यह चीज क्लियर हो गई होगी। वैभव, आरोही, गोलू इज द बेस्ट, पूर्विका, प्रकाश, तनु, राहुल कुमार, पवन, चौधरी, कदम्बरी और अभिनव। मैं एक बात बताऊं, यहां पर मुझे टॉप पे वही बच्चे ज्यादातर दिखते हैं जिनकी चैट में मुझे नाम नहीं दिख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दे रहे होते हैं। चैट करने से ज्यादा वो क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दे रहे होते हैं। तो सही में मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं कि देखो, जिसपे पोल नहीं आता है वो तो प्लीज कमेंट में आंसर दो, मैं देख रहा हूं उसका आंसर। बट यार मुझे 90% केसेस में ऐसा ही दिखता है कि जो बच्चे चैट करने में लगे हुए हैं वो यहां पर आ ही नहीं पाते लीडर बोर्ड पे। गिने चुने एक का धक्का बच्चा होगा जो कि चैट पे भी होगा और यहां पे भी होगा। बट अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है तुम्हारा। ममता कह रही है लाइव नहीं आ रहे हैं। बेटा तुम्हारा डाउट हमारे पास कैसे आ रहा है फिर? चलो भाई, √3/√12 किस प्रकार की संख्या है? ध्यान रखना, दो अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़, गुना, घटा या भाग करते हैं तो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। तो पहले तुम्हें इसे हल करना पड़ेगा, पहले तुम्हें इसे हल करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ध्यान से पहले इसे हल करो, फिर बताओ कि ये परिमेय है या अपरिमेय, ठीक है। बताओ भाई जरा, परिमेय है या अपरिमेय? पहले सॉल्व कर लो अच्छे से, छोटा क्वेश्चन है बस। तुम्हें मैं याद दिला दूं, क्लास 9th में पढ़ा था, अगर कहीं पर लिखा है √a/√b तो वो बराबर हो जाता है रूट के अंदर a/b के। तो इसे पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना, उसके बाद बताओ क्या होगा। आ जाओ देखो, तो √3/√12 को इस सूत्र से हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? इस सूत्र से हम लिख सकते हैं हमारा रूट के अंदर 3/12, इसे हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो अपने पास आ गया कितना? रूट के अंदर 1/4, ठीक है। एक को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, 1 आ गया, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, 2 आ गया। और जो कि क्या है,
यानी कि √3/√12 को जब मैंने हल किया तो वो बन गया 1/2 और 1/2 क्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा मिश्रा काहे रो रहे हो मेरे लाल? 72% बालकों ने जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है उन्होंने सही आंसर दिया। ठीक है, जिनका सॉल्व नहीं हो पाया आई होप तुम लोगों ने चेक कर लिया होगा आंसर कैसे आया ये परिमेय। ठीक है, क्लियर हो गई बात। शिवम, वैभव, सत्यम, सोनम, सार्थक, पीहू, प्रकाश, पवन, अभिनव और हिमांशु, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? इजी क्वेश्चन, बताओ भाई, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तुम्हें पता है वर्ग के अंदर, वर्गमूल के अंदर वो संख्या जो कि पूर्ण वर्ग ना हो तब आता है आपकी अपरिमेय संख्या। बताओ भाई, स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई ऐसी संख्या हो जो कि पूर्ण वर्ग, पूरा का पूरा वर्ग, कंप्लीट स्क्वायर ना हो, वो आती है आपकी क्या? वो आती है आपकी अपरिमेय संख्या। बताओ भाई, इनमें से कौन सी अपरिमेय है? देखो, √3, √9, इसे आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 3 बन जाएगा। √25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, 5 बन जाएगा। √49 को आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, 7 बन जाएगा। लेकिन 20 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, 20 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो भैया ये तो एक अपरिमेय संख्या ही है। रूट के अंदर एक ऐसी धनात्मक संख्या जो कि पूर्ण वर्ग ना हो वही आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी √20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये जो डी, सी और ए लगाने वाले बालक है, बेटा पढ़ाई शुरू कर दो। सही बता रहा हूं, पढ़ाई शुरू कर दो सच में। तुम लोगों के लिए सीरियसली ये बात बोलना चाहूंगा मैं, पढ़ाई शुरू कर दो। पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर देख लो, अगर नहीं देखे अभी तो बैकलॉग क्लियर कर लो। तुम्हारे पास 4 दिन होते हैं भाई, तुम्हारे पास टोटल 4 दिन होते हैं, जिनमें से 2 दिन तुम बिल्कुल खाली होते हो। सैटरडे, फ्राइडे, सॉरी सैटरडे और संडे, ये 2 दिन तुम लोगों को इसीलिए दिए गए हैं कि एटलीस्ट तुम अपना बैकलॉग क्लियर कर पाओ। ठीक है, जिनके पास पोल नहीं आ रहा है अंतरिक्ष, तो भाई उनका तो आंसर यहां आ ही नहीं रहा ना। ये तो उन बच्चों का है जिनका आंसर आ रहा है और वो गलत बता रहे हैं। ठीक है, चलो, शिवम, पवन, विकास, वैभव, काना, प्रकाश, सार्थक, राहुल, सुप्रिया और सोनम, बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। बताओ भाई, √4 किस प्रकार की संख्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। √4 किस प्रकार की संख्या है बताओ? बहुत बेसिक, बहुत इजी, छोटा सा क्वेश्चन है ये बिल्कुल। ठीक है, √4 किस प्रकार की संख्या है? बेटा परिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करूं मैं बता देता हूं तुम्हें। ठीक है, अभी रुक जाओ, 1 सेकंड दो। देखो, तुम बताओ √4 किस प्रकार की संख्या है। मान लो 1/2 लिखा है कहीं भी। ठीक है, अब तुम्हें ये परिमेय बतानी है, तो सीधी सी बात है, इसमें ये क्या है, ये P/Q के रूप में है। ठीक है, यहां पर P यानी कि 1 भी पूर्णांक है, 2 यानी कि Q भी पूर्णांक है, और आपका 2 यानी कि जो हर है, यानी कि जो वो Q है वो Q के बराबर, 0 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब 1/2 परिमेय संख्या हो गई, हो गया सिद्ध परिमेय संख्या। तो इनका तो सिंपल ये होता है कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए और हर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो आपका क्या हो जाएगा, वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब जैसे कि √4 है, √4 क्या है, 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। रूट किसका, पूर्ण वर्ग है 2 का। तो जब तुम √4 को रूट से बाहर निकालोगे तो वो बन जाएगा 2। तो सीधी सी बात है मेरे लाल कि भैया आपका √4 क्या है, हल होने के बाद वो एक परिमेय संख्या बन जाता है। सिंपल सी बात है। और ये चीज जब मैंने अपरिमेय संख्या पढ़ाई थी वहां पर बताया भी था, वहां पर बताया भी था जब ये चीज पढ़ाई थी मैंने। अभी भी 88% बालकों ने सही जवाब दिया है, बाकी के क्या कहा जाए भाई तुम्हें। बोल रहा हूं मैं, बैकलॉग क्लियर कर लो, पढ़ाई कर लो, जरूरी है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक चीजें, एक एक नंबर में आते हैं ये। वैभव, पवन, विकास, प्रकाश, सार्थक, अक्षिता,
दिव्यांश, आदित्य, ओम पांडे और प्रभास शर्मा, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलो चलो भाई, अब देखो, अब आपके पास आ गया क्या, √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि √3 को अपरिमेय सिद्ध कर लेंगे? बताओ भाई, बताओ भाई, √3 को कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि अपरिमेय सिद्ध कर लेंगे? जो कर सकते हैं वो थम्स अप देंगे, जो नहीं कर सकते हैं वो थम्स डाउन। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि √3 को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं? बताओ जरा। सेम उसी तरीके से होना है जैसे √2 को करा था या √11 को करा था, सेम उसी तरीके से √3 को भी करना है। चलो जी, हाँ, देख ले जरा एक बार। तो 90% वाले कह रहे हैं कि कर लेंगे, 10% को अभी थोड़ा डावाडोल गड़बड़ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी करा ही देता हूं मैं। ठीक है, बट मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा कि भाई प्लीज अपना बैकलॉग क्लियर कर लो। ठीक है, प्लीज जो डीपीपीज में क्वेश्चन मिलेंगे उन्हें ट्राई कर लो। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बाद में। ठीक है, फिर तुम कहोगे पूरा चैप्टर खत्म हो गया सर, समझ नहीं आया। टेंशन ना लो, हर टाइप के क्वेश्चन को मैं एक लास्ट में लेक्चर रखा हुआ है, उसमें भी कवर कराऊंगा। वहां भी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बट प्लीज उससे पहले आज जो तुम कर रहे हो अभी तक के जो तुम्हारे लेक्चर्स हैं, प्लीज वो रिकवर कर लो। चाहे तो तुम्हारा 2x की स्पीड पे कर लो, बट प्लीज कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं। ठीक है, देखो भाई, तो हमें √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। सेम जैसे अभी तक किया था वही काम करना है। क्या अपरिमेय सिद्ध करना है? परिमेय मान के चलेंगे उल्टा। क्या भैया कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना लिखना भूल गया मैं, बट तुम लोग लिख लेना कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर √3 एक परिमेय संख्या है तब हमारा √3 बराबर हो जाएगा किसके? P/Q के। अब तुम यहां पर P/Q लो, A/B लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, P/Q मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जनरली हम P/Q ही बोलते हैं परिमेय संख्या को। तो √3 बराबर हो गया P/Q के, जहां ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, P/Q पूर्णांक है, पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। किस प्रकार के पूर्णांक है भाई? यहां पर मैं लिख देता हूं सह अभाज्य पूर्णांक, सॉरी, सह अभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया? √3 गुणा Q बराबर आ गया P के। Q की गुणा इधर कर दी, √3 गुणा Q बराबर आ गया P के। दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे ताकि रूट हट जाए। तो हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो ये आ गया √3 गुणा Q का वर्ग बराबर P के वर्ग के। √3 का वर्ग करेंगे कितना आ गया? 3 आ गया। Q का वर्ग करेंगे, Q का वर्ग आ गया बराबर P का वर्ग। सिंपल सिंपल। 3 जो इधर गुणा में है ये इधर भाग में चला जाएगा, लेकिन उससे पहले ये बन गई तुम्हारी समीकरण नंबर 1। 3 जो इधर गुणा में है ये इधर भाग में चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा Q² बराबर P²/3। सेम कहानी जो तुमने पहले लिखी है वही यहां पर लिखोगे। क्या? चूंकि 3 P² को विभाजित करता है, 3 P को भी विभाजित करेगा। तो लिखो भाई, सर वीडियो क्वालिटी खराब है बेटा, आपका नेट स्लो चल रहा है इसलिए खराब आ रही है। ठीक है, हाँ जी, तो देखो आप लिखोगे चूंकि 3 जो कि एक अभाज्य संख्या है वो P² को विभाजित करती है, विभाजित
करती है, अतः 3 जो है आपका P को भी विभाजित करेगा। ये हमने प्रमेय में पढ़ा है। P को भी विभाजित करेगा। सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर मान लेंगे, माना कि जब हमारा 3 P को विभाजित कर रहा है तो वो N के बराबर आ रहा है। यहां पर तुम A मानो, B मानो, C मानो, D मानो, बस वो मत मानना जो तुमने पहले मान रखा हो। ठीक है, यहां पर P नहीं मान सकते हो तुम दोबारा से, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, P बराबर आ गया 3 गुणा N के, जहां N धनात्मक पूर्णांक है। सिंपल सी बात है ये। N क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। चलो जी, ठीक है, तो P का मान निकल कर आ गया 3 गुणा N। ये बन गई समीकरण नंबर 2। P का मान निकल कर आ गया। इस P के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो। P के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो। कहां गई समीकरण 1? ये रही, 3 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। P का मान कितना है, 3 गुणा N स्क्वायर, 3 गुणा N का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और N का स्क्वायर आ गया 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 3 गुणा N स्क्वायर के, 3 इधर भाग में आ जाएगा तो क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर आ गया N स्क्वायर के। सिंपल। अब क्या लिखोगे, फिर से वही प्रमेय, क्या कि 3 जो कि एक अभाज्य संख्या है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगी। तो भैया आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, मान लिया, वो लाइन लिखने के बाद आप लिखोगे, माना कि Q को जब 3 विभाजित करता है तो वो M के बराबर आता है, और Q बराबर आ गया 3 गुणा M के। और यहां से आपकी ये बन गई समीकरण नंबर 3। और आप क्या बोलोगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखा जा सकता है कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 उपस्थित है, अर्थात P और Q क्या नहीं है, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः यह एक विरोधाभास है, और यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अर्थात √3 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। अब मुझे यह बताओ, ये समझ में आया या नहीं? क्लियर है? तो देखो, अब एक काम करते हैं, आज की क्लास ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्या वाले जो ये क्वेश्चन है, परिमेय और अपरिमेय संख्या वाले जो ये क्वेश्चन है, इन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जहां पर आपको पता है कि 2 परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, तो आपके पास अपरिमेय संख्या ही निकल कर आएगी। तो बस यही सेम चीज हम क्या करेंगे, यहां पर आपकी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की आपस में जोड़ हो रहा है। ठीक है, आपस में क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। ठीक है, तो आपको इन्हें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, क्योंकि पता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आती है। तो यह अपरिमेय संख्या है, हमें पता है, लेकिन सिद्ध करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में सिद्ध करेंगे। आज की क्लास को केवल इतना ही रखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया है। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग अपनी तरफ से कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर एक अभाज्य संख्या उठाओ, जैसे 23 उठा ली, स्क्वायर रूट 23, या स्क्वायर रूट कोई भी अपना रूट के अंदर अभाज्य संख्या, स्क्वायर रूट 29, उसे इस मेथड से, जैसे मैंने √2, √11, √3 इन सबको अपरिमेय सिद्ध किया है, सेम इसी मेथड से इन्हें अपरिमेय सिद्ध करने की कोशिश करो। वीडियो कॉल आज की क्लास में भाई नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लंबी क्लास हो चुकी है। इसके बाद तुम्हें अपनी SST की क्लास भी लेनी है। ठीक है, और मुझे भी इसके बाद एक और क्लास लेने निकलना है। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो कॉल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पूरा साल पड़ा है भाई, करते रहेंगे वीडियो कॉल, घबराओ नहीं। ठीक है, आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराए वो समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं, एक बार लेक्चर को दोबारा देखना, उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। आई गारंटी दिस कि तुम लोगों को वो अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास के DHA और इस क्लास के DHA को सॉल्व कर लेना, क्योंकि दोनों में सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन्हें सॉल्व कर लेना। मैं मिलता हूं सीधा तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, टाटा और बाय 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 बाय।